अमेरिका ने, मैंने आपको बताया कि बहुत बदतरीन बमबारी की है ईरान के ऊपर, और वो लगातार कर रहे हैं, जगह जगह अपने टारगेट अचीव कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हो रहा। ईरान के बहुत सारे शहरों में, लगभग ईरान के 24-25 सूबे हैं जो मुतासर हो चुके हैं, और बहुत दूर तक अमेरिकन जाके अटैक कर रहे हैं, इसराइली जाके अटैक कर रहे हैं। क्योंकि देखो, जो एयर डिफेंस है वो ईरान के पास नहीं है, और वो कंप्रोमाइज हो चुकी है। वहां पे अमेरिकन और इसराइली तैयारे आते हैं और हमले करते हैं। लेकिन अभी कुछ इंसिडेंट हुए, मैं आपको बताता हूं ईरान ने क्या किया गुज़िश्ता 24-48 घंटों में। ईरानी दावा है कि उन्होंने 20 ड्रोन्स और 3 मिसाइलों को इस्तेमाल किया, और बहरीन में अमरीकी अड्डे की मरकजी कमांड की इमारत को और जनरल स्टाफ हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया, और उसे मुकम्मल तौर पर नाकारा कर दिया। और इसके बाद जनाब वो बता रहे हैं कि 73 मिसाइलों की मदद से और 91 ड्रोन्स की मदद से बहरीन में लगे हुए अमरीकी एयर डिफेंस सिस्टम को ईरान ने तबाह कर दिया। अब ये बहुत बड़े बड़े दावे हैं, ये अमेरिका के बहुत बड़े नुकसान हैं। कुछ इतलात ये भी आ रही हैं कि यूएई में दुनिया का सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका का लगा हुआ है, उसे भी हमला करने के बाद नकारा बनाया गया है। इसके हवाले से कुछ सैटेलाइट तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही है। फिर एक अमरीकी F-35 तैयारा गिरकर तबाह हुआ ईरान में। ये F-35 को दुनिया का जदीद तरीन तैयारा इस वक्त कहा जाता है। दुनिया में इसकी बड़ी डिमांड है, लेकिन ये बहुत महंगा तैयारा है। इजरायली फौज भी इसे इस्तेमाल करती है, अमेरिकन फौज भी इसे इस्तेमाल करती है। ये ईरान के शुमाल में लुआसान में ये गिराया गया है। यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं, उनके अंदर ये तैयारा गिरा है, और इसको ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम ने निशाना बनाया है मुबैना तौर पर। वो चाइना से इन्होंने HQ-9 लिया हुआ है एयर डिफेंस सिस्टम, तो दावा ये किया जा रहा है कि शायद उसके जरिए से गिराया गया है। और पायलट जो है उसको पहाड़ों में तलाश किया जा रहा है कि इसके जो पायलट है F-35 का वो किधर है जी, उसको ढूंढो। अब देखते हैं कि ये पायलट ईरान के हत्थे लगता है नहीं लगता, क्या होता है। अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम मुकम्मल तौर पर तबाह हुए हैं। इस हवाले से जो खबर है वो मैं आपको उसकी तफसील बता देता हूं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम ने दावा किया है कि ईरान ने मशरिक वस्ता में अमेरिका के 7 रेडार सिस्टम तबाह कर दिए हैं। इसी अखबार के मुताबिक, न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक, सैटेलाइट तस्वीर से अमरीकी तनसीबात की तबाही की तस्दीक हो गई है। ईरान ने अमरीकी फौज का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह करने की कोशिश की है। कतर, बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया है। अखबार के मुताबिक सेंटकॉम के तर्जुमान ने इस हवाले से बात करने से इनकार किया है, गुरेज किया है। ताहम बहरीन में अमेरिका का सबसे बड़ा रेडार सिस्टम तबाह हो गया है, यहां पे भी तस्दीक हो रही है। बहरीन में अमेरिकी रेडार सिस्टम नेवल ऑपरेशन की निगरानी करता था। ये बहुत बड़ी तबाही है जो हो रही है अमेरिका की। इसमें ना CNN बहुत खौफनाक रिपोर्टिंग कर रहा है। लेकिन CNN वैसे भी ट्रंप के खिलाफ है, फॉक्स न्यूज ट्रंप के हक में है, तो ट्रंप आमतौर पे CNN को निशाना भी बनाते रहते हैं। तो CNN अब बदला ले रहा है, वो बता रहा है हर चीज खुल के। तो CNN ने जो रिपोर्टिंग की है वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसाइल पैदा कर रही है अमेरिका में। वो सैटेलाइट तस्वीरें दिखा रहे हैं, वो बार बार दिखा रहे हैं, जनाब ये देखें जगह पहले ठीक होती थी, ये देखें अब तबाह हो गई है। तो CNN सबूतों के साथ डोनाल्ड ट्रंप की मंजी अमेरिका में ठोक रहा है। अब 9 अड्डों पर हमले किए गए हैं CNN के मुताबिक, और उन्हें तबाह किया गया है। ये अमेरिका के मुख्तलिफ ममालिक में अड्डे हैं, और इस पे उन्होंने एक रिपोर्ट भी जारी की है। फिर उन्होंने बताया कि बहरीन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल हिट हो गया है। इसकी उन्होंने वीडियोस भी दिखाई कि जनाब ये अमरीकी हेलीकॉप्टर भी तबाह हो गए वहां पे एक जगह पे, इसी एक अड्डे के अंदर, और कम से कम 5 सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल अमेरिका के तबाह हो गए हैं। इसमें ना मैं आपको एक ऑडियो सुनाता हूं CNN की, ये जो डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। आप ये सुनेंगे, ये चंद सेकंड में आपको पता चलेगा कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या है। ये सुनिए नाज़रीन। At least 9 US military positions have been hit in less than 48 hours. These are relatively close targets. They're much nearer to Iran than its usual target, Israel. वो कह रहे हैं जी 9 साइट्स को निशाना बना दिया और 48 घंटों के अंदर ईरान ने, और इसराइल के ऊपर ईरान अलग से अटैक्स कर रहा है। अब अमेरिका के अंदर क्या हो रहा है, अमेरिका के अंदर ब्रीफिंग दी गई है अमेरिका के कांग्रेसमैन को, सेनेटर्स को। वो सर पकड़ के बैठ गए हैं कि ब्रीफिंग के अंदर उनको समझ ही नहीं आई। ब्रीफिंग से निकलने वाले लोगों ने क्या कहा, जरा ये सुनिए। सबसे पहले ये वुमेन कांग्रेसमैन है मिलानी, ये कहती हैं जी कि मैं अभी एक जंग से मुतालिक ब्रीफिंग से निकली हूं। ट्रंप इंतजामिया से मेरा सवाल था क्या उन्होंने कभी अमेरिकी आइन को पढ़ा है।
ट्रंप हुकूमत यह तक वादे नहीं कर सकी कि वो ईरान के साथ जंग में क्यों है, जंग के बाद का मंसूबा क्या है या इसकी कानूनी बुनियाद क्या है। उन्हें बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं कि क्या हो रहा है। यह तो जनाब एक सेनेटर ने कहा। एक और खातून सेनेटर है एलिजाबेथ वारन, उन्होंने कहा कि मैं अभी अभी ईरान के हवाले से एक अहम मीटिंग से आ रही हूं। अमरीकी बाशिंदे ठीक परेशान हो रहे हैं। ट्रंप को कुछ समझ नहीं आ रही कि उसने इस गैर कानूनी जंग में बिला वजह अमरीका को क्यों धकेल दिया है और अब इस अजाब को खत्म कैसे करेगा। यह जनाब एक और सेनेटर का स्टेटमेंट है। सेनेटर क्रिस मर्फी, उनका भी स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा मुझे जो ब्रीफिंग दी गई है इसमें बताया गया कि ईरान के ड्रोन का हमारे पास कोई हल नहीं है। इसका मतलब यह है कि इस जंग में मजीद अमेरिकन अपनी जानें देंगे। हम इस गैर आईनी और गैर कानूनी जंग पर सेनेट में बहस करके हमें वोटिंग करवानी चाहिए। यह तो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ा मसला बन जाएगा अगर वहां पे वोटिंग हो जाती है तो। चक स्कमर, ये एक और जनाब अकलियती रहनुमा है सेनेट के अंदर, एक और सेनेटर हैं। अब ये कहते हैं मैं इंटेलिजेंस ब्रीफिंग से पहले की निस्बत अब ज्यादा तशवीश के साथ बाहर निकला हूं। मैं मुतमईन नहीं हुआ। अगर जंग के हक में मुकदमा मजबूत होता तो इसकी वजह एक जैसी और वादे होती, लेकिन यहां तो हर घंटे जंग का जवाब ही बदल रहा है। कभी रजीम चेंज, कभी जौहरी हथियार, कभी मिसाइल, कभी दिफा, कभी पेशगी हमला। आखिर असल वजह क्या है? जब जवाब बार बार तब्दील हो तो इसका मतलब है कि कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है। यहां कोई हिकमत अमली नजर नहीं आ रही है। जनाब ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर और लगातार तनकीद हो रही है। तो नादरीन ये सूरत हाल है अमेरिका के अंदर। अमेरिकन अपने सेनेटर्स को और कांग्रेसमैन को मुतमईन नहीं कर पा रहे। अमेरिकन हुकूमत के पास कोई जवाब नहीं है, कोई आईनी और कानूनी जवाब नहीं है। ख्वाजा आसिफ की वजारत जा रही थी। ये खबरें हमें कुछ अरसा पहले मिलना शुरू हो गई थी और ये सोशल मीडिया पे आ भी गया था। फिर जब ख्वाजा आसिफ साहब ने बड़ा वाला बुरुश पकड़ाना फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के बूट पॉलिश करने के लिए, तो हमें अंदाजा हुआ कि वाकई इनकी वजारत खतरे में है। ये हर थोड़े दिन के बाद ख्वाजा आसिफ साहब तारीफ करते थे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की। और साबिर शाकिर भाई, मैं और दो चार और दोस्त हैं, मोहित पीरजादा, हम सारे ये कहते थे जो पाकिस्तान से बाहर हैं कि ख्वाजा साहब अपनी नौकरी बचाने की कोशिश कर रहे हैं, बहुत चालाक है। तो ख्वाजा साहब ने अपनी नौकरी ली भी ऐसे ही है ना। एक दफा जनरल बाजवा की मिन्नतें की, उनके ससुर के जाके पास बैठ गए, वो खुद बताया उन्होंने कि मैंने कैसे अपनी वजारत ली, वो एमएनए-शिप। फिर इस दफा उन्होंने कैसे ली वो सारी दुनिया ही जानती है। वो हार गए थे उस्मान डार की वालदा से, रेहाना डार साहिबा से। तो ख्वाजा आसिफ बहुत घाघ आदमी, बहुत तेज आदमी। ख्वाजा आसिफ की वजारत जा रही थी। अब ये ख्वाजा आसिफ को मौका मिल गया कि आसिम मुनीर का खास आदमी है मोहसिन नकवी। तो अगर मैं मोहसिन नकवी पे तनकीद करूंगा तो फिर आसिम मुनीर के लिए मुश्किल होगा मुझे वजारत से निकालना, क्योंकि अगर आसिम मुनीर ने मुझे वजारत से निकाल दिया तो रोला यह पड़ जाएगा कि मोहसिन नकवी के चक्कर में, क्योंकि ख्वाजा आसिफ ने तनकीद की थी मोहसिन नकवी पे और जवाब दिया था मोहसिन नकवी को, लिहाजा जनरल आसिम मुनीर ने ख्वाजा आसिफ को नौकरी से निकलवा दिया। हालांकि ख्वाजा आसिफ कागजों में आसिम मुनीर का बॉस है, लेकिन वो बॉस आसिम मुनीर ही है। ख्वाजा आसिफ तो बेचारा ट्रैफिक में फंसा होता है। जब आसिम मुनीर साहब गुजर रहे होते हैं सड़क के ऊपर से, या कोई छोटा मोटा भी गुजर रहा होता है फौजी, तो ख्वाजा आसिफ तो बेचारे ट्रैफिक में फंस जाते हैं, उनकी औकात ही कोई नहीं है। लेकिन फिर भी कागजों में वो बॉस है, वजीर दिफा है। तो अब ख्वाजा आसिफ को अपनी नौकरी बचानी थी, नौकरी बचती हुई नजर नहीं आ रही थी। ये उन्हें ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया। पै जाओ मोहसिन नकवी, वो पीसीबी के बारे में पूछ रहे हैं। एक दिन पहले तक पीसीबी, पाकिस्तान वर्ल्ड कप आ रहा है, इन्होंने पीसीबी से नहीं पूछा। T20 में दुर्गत बन गई, इन्होंने पीसीबी से नहीं पूछा। पाकिस्तान की सारी क्रिकेट का बेड़ा गर्क कर दिया, इन्होंने पीसीबी से नहीं पूछा। जब इंडिया से पाकिस्तान बुरी तरह हार रहा था तो यही ख्वाजा आसिफ पीसीबी की तारीफें कर रहा था और हारिस रऊफ को कह रहा था कि चुक के रख, कम चढ़ के रह ना थे, क्योंकि वो जहाज गिराने वाली एक्टिंग कर रहा था। ग्राउंड में उसका काम बॉलिंग करना है, वो जहाज गिरा रहा था। तो वो कह रहे थे जी अब इंडिया के लिए यही काफी है, मैच चाहे हम हार जाएं या जीत जाएं। तो ख्वाजा आसिफ ने जो पहले तो पीसीबी के बारे में ऐसे बात नहीं की, लेकिन अब पीसीबी का भी हिसाब किताब मांग रहा है। अब जो बेज़ाब्तियां हुई वजारत दाखिला में, उनका भी हिसाब किताब मांग रहा है। और जो नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद कराना था ख्वाजा साहब, उसका भी हिसाब किताब जो है वो मांगना शुरू। तो ये उन्होंने क्यों किया? ख्वाजा आसिफ, मैंने कहा बहुत घाघ आदमी है। इनका ये तरीका वारदात है कि अब मैं उंगली कटा के शहीद बन जाऊंगा, यानी मैं कोशिश ये करूंगा कि मुझे निकाला तो जा रहा है, तो मैं फील्ड मार्शल के खास आदमी के खिलाफ बोलता हूं ताकि उनके खाते पड़ जाए और फील्ड मार्शल के लिए इखलाकी तौर पे मुश्किल हो जाए मुझे निकालना। तो ख्वाजा साहब इखलाक इधर कोई नहीं है, लेकिन आप अपनी सियासत अच्छी कर गए हैं और ये सियासत आपको
समझ भी आती है और आप इसके माहिर भी हैं। अब आ जाए नादरीन एक और चीज, अलीमा खानम, वो बहुत बड़े पैमाने पे लोग निकलते हैं जहां वो जाती हैं। उन्होंने साबित किया हजारा डिवीजन में, बालाकंड डिवीजन में, पेशावर वाली साइड पे, फिर उसके बाद अब वो उस एरिया में गई हैं जहां दहशतगर्दी है। करक में दहशतगर्दी है, बनू में दहशतगर्दी है, खुशहाल गढ़ वाला जो धरना चल रहा है वहां पे भी वो गई, वहां पे भी दहशतगर्दी है। अब जिस पूरी पट्टी में अलीमा खानम वहां पे निकली है लोगों को मोटिवेट करने के लिए, उस पूरी पट्टी के अंदर बड़े पैमाने पे लोग, तरफ आप सोमालिया भी कह सकते हैं, वो उस तरफ है। तो ये अफ्रीका और गल्फ ममालिक के बीच में एक पट्टी जाती है पानी की जिसे रेड सी कहते हैं। आगे जाके सऊदी अरब आ जाता है और यही वो रास्ता है जो स्वेज कनाल से मिस्र से होता हुआ गुजरता है और यूरोप के पास चला जाता है। तो यूरोप को जितनी भी तरसील होती है पेट्रोलियम की या रॉ मटेरियल की या जितनी भी चीजें यहां से एक्सपोर्ट होकर यूरोप जाती हैं, वो इसी बाबे मंडब से होकर गुजरती हैं। चाहे पाकिस्तान बना रहा है, चाहे इंडिया बना रहा है, चाहे अफगानिस्तान, कोई भी कहीं से भी कोई चीज जा रही है, या गल्फ ममालिक से चीजें जा रही है, या इवन जो सामान जाता है अफ्रीका से, वो भी ये यहां से होकर गुजरता है रेड सी में से, और आगे से ये चला जाता है स्वेज कैनाल से होता हुआ यूरोप की तरफ। अब अगर बाबे मंडब को बंद कर दिया जाता है और ईरान इसमें भी कामयाब हो जाता है अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर या यमन के साथ मिलकर, तो फिर बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यमन बड़े लंबे अरसे से जंग लड़ रहा है और वो बड़े तगड़े हैं, वो ये काम जानते भी हैं और वो समंदर को कंट्रोल करना भी जानते हैं, उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है इसमें। ये वही एरिया है यमन का जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कुछ अर्सा पहले कि सऊदी अरब ने यूएई के ऊपर अटैक किया था कि यूएई वहां पे अपना कंट्रोल करना चाह रहा था कि बाबे मंडब पे यूएई का कंट्रोल बेहतर हो जाए। लेकिन अब यूएई खुद एक मुसीबत में, वहां पे बम गिर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में यूएई का कंट्रोल सूडान के ऊपर भी कमजोर हुआ है। अगर आपने मेरी एपिसोड्स देखी तो मैंने आपको बताया था कि सूडान के अंदर यूएई मुदाखलत कर रहा है और लीबिया से खलीफा हफ्तार, जिसके साथ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुलाकात भी की थी हथियार देने के लिए, वो भी सपोर्ट कर रहा है, यूएई भी सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान का मौजूदा मिलिट्री रिजीम भी इसके अंदर इन्वॉल्व है और ये सूडान के अंदर हालात खराब कर रहे हैं। वहां पे सोना बहुत ज्यादा, मैंने आपको बताया था। अब जैसे ही सूडान के ऊपर यूएई की जो मलेशिया है उसका कंट्रोल कम हुआ, यूएई की तवज्जो हटी, तो फौरी तौर पे सूडानी फौज ने इलाके फतह करना शुरू कर दिए और वहां पे एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ। चाहे खलीफा हफ्तर है, चाहे वो यूएई है, चाहे उनकी सपोर्ट जिस मलेशिया को उन्होंने किया वो है, उनको नुकसान हुआ और वहां पे कंट्रोल जो है वापस सूडान के पास जा रहा है। आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन कामयाबी से चोरी कर लिया गया है और जहां पे वोट बिल्कुल नहीं पड़े उन जगहों पर भी बहुत ज़्यादा वोट निकल आए। यानी मैं आपको मिसाल देता हूं कि हमारे दोस्त हैं राजा बशारत, उन्होंने हल्फन ये कहा कि उनके पूरे यूनियन काउंसिल में लोगों ने हलफ लिया था और वो हलफ ये था कि कोई भी वोट डालने नहीं जाएगा। यानी वो ये कहते हैं कुत्ता भी पोलिंग स्टेशन के करीब नहीं गया, इंसान तो बहुत दूर की बात है, कोई भी वोट डालने के लिए वहां नहीं गया। लेकिन फिर वहां से बहुत सारे वोट निकल आए, 90% तक के वोट निकल आए। तो हुकूमत तो ये कहती है कि जी 90% वोट निकलना बड़ी नॉर्मल बात है, लेकिन इन हालात में जिनसे इस वक्त आज़ाद कश्मीर गुजर रहा है, 100 के करीब लोग शहीद हो गए हैं। अल जजीरा ने भी रिपोर्ट किया कि 80 से ज़ायद शहादतें हो गई हैं। जो ह्यूमन राइट्स चैप्टर है आज़ाद कश्मीर का, वो ऑब्जर्वेटरी बॉडी जो है वो ये लिखती है कि 84 शहादतें उन्होंने पहले लिखी, उसके बाद अब तक की इतला के मुताबिक 4 से 5 लोग मुजफ्फराबाद में मजीद शहीद हो गए, जख्मी भी बहुत बड़ी तादाद में। तो अगर आप जमा माइनस करें तो आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन वाला माहौल नहीं है। तमाम सहाफ़ी जो मौके से रिपोर्ट करें वो ऐसे ही है। एजेंसियां बड़ी तादाद में पहुंचा दी गई थी, सादा कपड़ों में लोग बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे, उनके पास हथियार भी थे। जो मीडिया वाले कवरेज करते थे वो पास आके कान लगा के सुनते थे कि अगर कोई भी पाकिस्तानी मीडिया में कोई ऐसी कवरेज करने की कोशिश करे या सोशल मीडिया के लिए भी वीडियो बनाए तो उसको तो पकड़ के फौरन जेल में डालो और प्रिजन वैन में डाल के उसको वहां से गायब करो। सुबह के वक्त जब वोटर्स नहीं मिल रहे थे तो बाकायदा मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, वहां मकामी लोगों ने मुझे भिजवाई कि एजेंसी वाले जो लोग सादा कपड़ों में आए थे उनको लाइन में खड़ा कर दिया और उनका कोई ताल्लुक ही नहीं है उस हलके के साथ जहां पे उन्हें खड़ा कर दिया और उनकी वीडियो बना के दे दी मीडिया को, जनाब ये वीडियो आप चलाएं। तो वो लोग वहां के हैं ही नहीं। मैं चैलेंज करता हूं कि बहुत सारी वीडियोस में जो लोग दिखाए गए वो उन हलकों के हैं ही नहीं। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से कारकुनों को इकट्ठा करके जो 8 पोलिंग स्टेशन हैं शहर वाले, वहां पे उन्हें पहुंचाया गया।
जब उन लोगों से पूछा गया आपका किस इलाके से ताल्लुक है, तो उनमें से कोई भी उस पोलिंग स्टेशन का वोटर या सपोर्टर नहीं था। लेकिन वहां पे गहमा गहमी दिखानी थी, क्योंकि डीएसएनजी पहुंच गई थी चैनल्स की कवरेज करने के लिए, ARY एक्सप्रेस, जियो, ये सारे वहां पे आ गए थे। और क्योंकि इन्होंने कवरेज करनी थी तो फौरी तौर पे फुटेज भेजनी थी, तो एजेंसियों ने पहले अपने बंदे खड़े कर दिए, फिर आसपास के इधर उधर के हलकों से, इलाकों से पॉलिटिकल पार्टीज को हुक्म दिया गया कि अपने कारकुन यहां पहुंचाएं, चाहे वो इस हलके के हैं या नहीं है। बिल्कुल इररेलेवेंट रही आवाम, तो 10% के आसपास वोटिंग हुई है, लेकिन हजारों वोट निकल आए जाली फार्म 47 पे नवाज शरीफ की पार्टी के। तो अब आजाद कश्मीर का इलेक्शन चोरी करने के बाद नून लीग को सादा अक्सरियत, अब तक ऐसा लगता है कि दिलवा दी गई, उन्हें सादा अक्सरियत मिल गई है। एक खबर यह चलती है कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में लड़ाई चल रही है और इनके अंदर कोई इख्तलाफ पैदा हो गया है। दूसरी खबर यह चलती है कि जनाब नून लीग की हुकूमत बन गई आजाद कश्मीर में, और वो भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की पूरी सपोर्ट के साथ। तो इनमें से एक ही चीज ठीक हो सकती है ना। देखिए, मैं आपको बड़ा क्लियरली ये बता देता हूं जो मेरी समझ है इस सारे मामले में। नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट में इख्तलाफ जरूर हो सकता है किसी बात के ऊपर, किसी एक नुक्ते के ऊपर, लेकिन लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। नवाज शरीफ और जरदारी ये कभी भी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से नहीं बिगाड़ेंगे, क्योंकि ये जानते हैं कि इमरान खान से इन्हें अगर किसी ने बचाया हुआ है तो वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है। अगर इमरान खान साहब को फौज रुकावट ना बने और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और एजेंसियां अदालत के ऊपर से दबाव खत्म कर दें और इमरान खान साहब के मामलात को कानून के मुताबिक देखा जाए, तो ये एक हफ्ता भी इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। वो फौरी तौर पे बेल करवा के बाहर आएगा और इनका जीना हराम कर देगा, और ये एक महीना भी सस्टेन नहीं कर पाएंगे जितनी बड़ी अवामी कुव्वत उसके साथ है। तो अगर इमरान खान को जेल में रखना है और निशाने इबरत बनाना है या उससे जान छुड़ानी है, तो उसके लिए आसिम मुनीर की जरूरत है, नवाज शरीफ को और जरदारी को। और सियासत के सीने में दिल बिल्कुल नहीं होता, ये आप खातिर जमा रखिए। नवाज शरीफ को अपने खानदान से बाहर कोई नहीं मिला वजीर आजम बनाने के लिए, अपने खानदान से बाहर कोई नहीं मिला वजीर आला बनाने के लिए, तो आपको लगता है कि वो किसी और को इख्तियार में आने देगा? और आसिफ अली जरदारी की वाहिद ख्वाहिश यही है कि उसका बेटा किसी तरह वजीर आजम बन जाए उसकी जिंदगी में, और उसके लिए वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथ मजबूत करने के लिए तैयार है और सिंध का पानी तक बेच देने के लिए तैयार है, जो उसने किया भी और कहा भी। तो ये आसिम मुनीर से नहीं लड़ेंगे, क्योंकि इमरान खान को कंट्रोल करने के लिए इन्हें आसिम मुनीर की मदद चाहिए। और ये भी मैं आपको बताऊं कि आसिम मुनीर को भी सस्टेन करने के लिए, मौजूद रहने के लिए और अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए उसको भी जरूरत है आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ की सपोर्ट की, या नून लीग और पीपल्स पार्टी की सपोर्ट की। उनके बगैर वो भी कुछ नहीं है। यानी अगर पॉलिटिकल सपोर्ट हट जाए तो वो तो सिर्फ एक डिक्टेटर रह जाएगा ना, और डिक्टेटर जो है वो उसकी एक्सेप्टेंस बहुत कम हो जाती है, वो उतना एक्सेप्टेबल नहीं होता दुनिया में। हाँ, अमेरिका उसकी गेम उठाएगा, थोड़ी सी और उठाएगा जब तक अमेरिका का काम है, लेकिन फौज के अंदर से भी रिजेंटमेंट आएगी और मामला मुश्किल हो जाएंगे। तो ये नवाज जरदारी और आसिम मुनीर ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। आसिम मुनीर के बगैर ये एक हफ्ता भी इमरान खान को अंदर नहीं रख सकते। मुझे ना नून लीग के एक बड़े सीनियर आदमी ने एक बात कही थी, ये बात कही थी 2025 में, मेरे से उसकी बात हो रही थी, मैं कुछ चीजें जानना चाहता था। तो वो बंदा काफी बेहतर आदमी है और सीनियर रहनुमाओं में से एक है। तो मेरी उससे बात हो रही थी, उसने मुझे बड़ी जबरदस्त बात की। उसने कहा, इमरान साहब, हमारी जो पॉलिसी है ना उसमें सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि पीटीआई के लोगों में, इमरान खान में और फौज के अंदर एक ऐसी लड़ाई लगी रहे जिसकी कभी भी कोई नतीजे पे ना पहुंचे वो, यानी फौज को पीछे हटने का भी मौका ना मिले, और इमरान खान साहब जो हैं वो भी इस लड़ाई को लड़ते रहे। तो उन्होंने कहा, जी हमारी कामयाबी इसमें है कि ये लड़ाई लगी रहे। देखिए, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से बाहर निकालना ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज की जिम्मेदारी है, और आजकल ये सारा बेड़ा इमरान खान साहब ने अपने कंधे पे उठाया हुआ है। फजल रहमान भी आजकल इसके बारे में बात करें, जो भी बात करेगा बात मकबूल हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तानी इसको पसंद करते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो मां बहन की गंदी गाली भी दे देते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो मां बहन की गंदी गाली देने के अलावा बहुत ही गलीज जबान भी इस्तेमाल कर लेते हैं, और ये हर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी में आजकल नून लीग वाले जो हैं वो फौज को गंदी मां बहन की गालियां नहीं दे रहे, या कोई इस किस्म का वो नहीं कर रहे, वो दूसरी तरफ दे रहे हैं।
और कुछ जो है वो बाकी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर भी है। तो ये बड़े खुश होते हैं। पीएमएलएन ने मुझे कहा जी कुछ लोग हमारा एसेट है, और वो ऐसे हालात ही पैदा नहीं होने देते कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इमरान खान